आज हम परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा जटिल है, इसलिए इस टॉपिक को मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, जिससे आप इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। परिसंचरण तंत्र की खोज का श्रेय सर्वप्रथम वैज्ञानिक विलियम हार्वे को जाता है। इन्होंने बताया मानव शरीर में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोहरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि मानव हृदय में रक्त को 2 बार पहुंचाया जाता है, इसी कारण हम इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र रक्त, हृदय तथा रक्त वाहिनियों का समावेश होता है। इन तीनों के मिलने के कारण ही हम यह कह सकते हैं कि हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र बना है। आपको यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है। इसके अंतर्गत रेड कलर की जितनी भी नलीनुमा संरचना आपको दिख रही है, इसे हम धमनी कहते हैं। वहीं ब्लू कलर की जो आपको संरचना दिख रही है, इसे हम शिराएं बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। धमनी और शिराएं, आर्टरीज और वेन्स, ये दोनों मिलकर रक्त वाहिनियों का निर्माण करते हैं। परिसंचरण तंत्र या अंगों का वह एक समुच्चय होता है, एक ग्रुप होता है, जो शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि परिसंचरण तंत्र का कार्य शरीर के संपूर्ण भाग में रुधिर को पहुंचाना है, जिसके कारण मानव शरीर को पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट्स। यह परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है। इसी के अंतर्गत परिसंचरण की सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। हमारा हृदय यह 12 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसका वजन 300 ग्राम होता है। हृदय हमारे शरीर का पंपिंग स्टेशन होता है, अर्थात यह रक्त को पंप करने का कार्य करता है, जिससे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा देने के लिए ऑक्सीजन की सहायता होती है, और यह कार्य हमारे आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिकाओं के अंतर्गत पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन करता है। हमारे शरीर में आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हमारी कोशिकाएं इन्हें ऊर्जा देने का कार्य ऑक्सीजन और ग्लूकोज करता है। जब तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेंगी, वह हमें ऊर्जा देने में असमर्थ रहती हैं। इसीलिए ऑक्सीजन का परिवहन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारा हृदय, इसको चारों तरफ से एक झिल्लीनुमा संरचना घेरी हुई रहती है, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, यह येलो कलर के जो स्ट्रक्चर हैं, ये सारे पेरिकार्डियम हैं। इसके अंदर एक द्रव भरा हुआ होता है, जिसे हम पेरिकार्डियम द्रव कहते हैं। यह मानव हृदय को बाहरी आघातों से या बाहरी चोट से हमेशा सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। यह 3 प्रकार का बना हुआ होता है। इसे पहले भाग को हम एपिकार्डियम कहते हैं। यह सबसे बाहरी परत होता है, ऊपर का लेयर होता है। साथ ही दूसरा है मायोकार्डियम, यह बीच की परत होती है। और तीसरा, जिसे एंडोकार्डियम बोलते हैं, यह सबसे नीचे की परत होती है। मानव हृदय 4 कक्षों में विभाजित होता है, अर्थात इन्हें हम 4 चैम्बर भी कह सकते हैं। पहला है दाया अलिंद, इन्हें हम राइट आर्टियम कहते हैं। दूसरा है दाया निलय, इन्हें हम राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। तीसरा है बाया अलिंद, लेफ्ट आर्ट्रियम। चौथा बाया निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल। हृदय के आंतरिक संरचना को समझने से पहले हमें 2 शब्दों को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना इनके हम परिसंचरण तंत्र का अध्ययन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इनमें पहला है धमनी, जिन्हें हम आर्टरी बोलते हैं। वहीं दूसरा है शिरा, जिन्हें हम वेन्स बोलते हैं।
आपको यह डायग्राम दिख रहा है, इसमें रेड कलर की संरचना को हम धमनी अर्थात आर्टरी बोलते हैं, वहीं ब्लू कलर की संरचना को शिरा वेन्स बोलते हैं। इन दोनों के मिलने के कारण ही आपको दिख रहा है रक्त वाहिनियों का निर्माण होता है। समझते हैं पहले धमनी। धमनियों में केवल शुद्ध रक्त ही होता है। शुद्ध रक्त से तात्पर्य है मेरा हमारे रक्त में ऑक्सीजन की उपस्थिति हो। जिनमें ऑक्सीजन उपस्थित होगा उन्हें ही हम शुद्ध रक्त बोलते हैं। और इन शुद्ध रक्त को हृदय के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य धमनी ही करती है। धमनी केवल मनुष्य के आंतरिक हिस्सों में पाया जाता है, जिसके द्वारा शुद्ध रक्त को पहुंचाया जाता है। शिराएं वेन्स को समझते हैं। शिराओं में केवल अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अशुद्ध से तात्पर्य है मेरा इन रक्त में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, इसीलिए हम इन्हें अशुद्ध रक्त बोलते हैं। शिराएं मानव शरीर के बाहरी हिस्सों में पाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं मानव शरीर में शुद्ध रक्त का प्रवाह धमनियों के द्वारा होता है, वहीं अशुद्ध रक्त का प्रवाह शिराओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट समझते हैं हम हृदय के आंतरिक संरचना को। इसके लिए मैंने यह सिंपल सा डायग्राम बनाया है हृदय का। सबसे पहले हम इसे समझते हैं। मानव हृदय, इनमें 4 कक्ष पाए जाते हैं। यह दाएं और बाएं रूप में विभाजित हैं और इन्हें विभाजित करने का कार्य ये दीवार की तरह संरचना, जिसे हम सेप्टम बोल रहे हैं, यह करता है। पहला कक्ष है हमारा दायां अलिंद, दूसरा कक्ष है दायां निलय, तीसरा कक्ष है बायां अलिंद और चौथा कक्ष है बायां निलय। हमारे हृदय में अशुद्ध रक्त सबसे पहले अग्र महाशिरा, जिसे हम सुपर वेना कवा कहते हैं, और पश्च महाशिरा इंफीरियर वेना कवा, इन दोनों के माध्यम से ही यह हमारे पहले कक्ष, जिसे हम बोलते हैं दायां अलिंद, यहाँ पर यह प्रवेश करता है। इस नली के द्वारा ये यहाँ से आते हैं और यहाँ से इस तरह से यहाँ पहले कक्ष में प्रवेश करते हैं। अब यह अशुद्ध रक्त यह इधर भी नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे दीवार पाया जा रहा है और यह इधर भी प्रवेश नहीं कर सकता है। इसीलिए अब इस अशुद्ध रक्त को हम दूसरे कक्ष में भेजने के लिए, यहाँ पर आपको संरचना दिख रही है त्रिबलनी कपाट, इसे हम ट्राइकैस्पिड वॉल्व बोलते हैं। यह 3 दरवाजों की तरह होता है, इसकी संरचना पाई जाती है और ये दरवाजे खुलते और बंद होते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको संरचना। इसके माध्यम से ही अशुद्ध रक्त इस तरह से यह दूसरे कक्ष में प्रवेश करता है। यहाँ पर यह अशुद्ध रक्त इकट्ठा हो जाता है और यह यहाँ से भी यह इधर नहीं जा सकता है और इधर प्रवेश नहीं कर सकता है। अब अशुद्ध रक्त यह हमारे शरीर में, हमारा हृदय एक बार सिकुड़ता है और एक बार फैलता है। इस प्रोसेस के आधार पे ही यह अशुद्ध रक्त इस नलीनुमा संरचना के द्वारा यहाँ से होते हुए यह ऊपर की ओर जाता है। इस संरचना को हम फुफ्फुस महाधमनी बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया धमनियों का कार्य है शुद्ध रक्त को ले जाना, परंतु यहाँ पर यह धमनी अशुद्ध रक्त को ले जा रही है, इसीलिए यहाँ पर एक बड़े अपवाद के रूप में यह दिखाई दे रहा है। अब यह अशुद्ध रक्त, इसको शुद्ध बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी और यह ऑक्सीजन हमें यहाँ पर उपस्थित इस लंग्स में मिलेगा। लंग्स में उपस्थित ऑक्सीजन अशुद्ध को शुद्ध करने का कार्य करेगा। यहाँ से अब शुद्ध रक्त इस संरचना, जिसे हम बोल रहे हैं फुफ्फुस महाशिरा, यहाँ से प्रवेश करेगा। फुफ्फुस महाशिरा, शिरा, इनका कार्य होता है अशुद्ध रक्त को ले जाना, परंतु यहाँ पर यह शिरा शुद्ध रक्त को ले जा रहा है, इसीलिए यह भी एक बड़े अपवाद के रूप में यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमारे हृदय में शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में प्रवेश करता है, तीसरे कक्ष में, और यह यहाँ पर पहुंचकर अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यह इधर भी प्रवेश नहीं कर सकता है और इधर भी प्रवेश नहीं कर सकता है।
इसलिए इसे प्रवेश करने के लिए यहाँ पर आपको ये संरचना दिख रही है, इसे हम द्विवल्नी कपाट कहते हैं। यह सेम त्रिवल्नी कपाट की तरह होता है, दरवाजे की तरह यह कार्य करता है और यहाँ से होते हुए यह शुद्ध रक्त चौथे कक्ष बाएं निलय में पहुंच जाता है। बायां निलय हमारे हृदय का सबसे मजबूत भाग होता है, क्योंकि शुद्ध रक्त बाएं निलय में ही इकट्ठे होते हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि यह जब सिकुड़ता और फैलता है हमारा हृदय, तो इस प्रोसेस के थ्रू यह इस नलीनुमा संरचना में प्रवेश करता है, जिसे हम बोलते हैं महाधमनी। इस महाधमनी के द्वारा ही यह हमारे शरीर के अनेक हिस्सों तक, सभी कहा जाता है सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य यह महाधमनी करती है और यह रक्त वाहिनियों के द्वारा ही हमारे शरीर के सभी अंगों तक शुद्ध रक्त को पहुंचाने का कार्य करता है। हृदय का यह सिंपल स्ट्रक्चर मैंने इसलिए बनाया जिससे आप यह जटिल प्रक्रिया जिसके द्वारा अशुद्ध रक्त को हम शुद्ध रक्त में परिवर्तित किए हैं, ये सारा प्रोसेस आपको काफी आसानी से समझ में आ जाए। अब इस संरचना के बाद हम जो नॉर्मल आपको हार्ट का स्ट्रक्चर दिखता है, इसके द्वारा हम इस प्रोसेस को पूरा हम समझेंगे। इस डायग्राम में सेम पिछले डायग्राम की तरह यहाँ पर 4 कक्ष देखने को मिलेगा। पहला है दायां अलिंद, दूसरा है दायां निलय, तीसरा है बायां अलिंद और चौथा है बायां निलय। मैंने आपको बताया अशुद्ध रक्त सबसे पहले अग्र महाशिरा यहाँ से और पश्चिम महाशिरा यहाँ से, जिसे हम सुपर वेना कवा और इंफीरियर वेना कवा कह रहे हैं, यहाँ से होते हुए यह पहले कक्ष में दाएं अलिंद में पहुंचेगा। यहाँ पे आपको संरचना दिख रही है, इसे हम त्रिवल्नी कपाट बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल। इस दरवाजे नुमा संरचना से यह दूसरे कक्ष में प्रवेश करेगा और इस दूसरे कक्ष को हम क्या बोल रहे थे, दायां निलय। अब यहाँ पे अशुद्ध रक्त, यह अशुद्ध रक्त इस नली की तरह संरचना जिसे हम बोल रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी, जिसे फुफ्फुस महाधमनी बोल रहे हैं, यहाँ से होते हुए यह लंग्स में पहुंचेगा। क्योंकि अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और यह ऑक्सीजन हमें उपस्थित लंग्स में मिलेगा। मैंने आपको बताया था धमनियों में कि धमनी शुद्ध रक्त को ले जाती है, परंतु यहाँ पर यह धमनी अशुद्ध रक्त को ले जा रही है, इसीलिए यह एक बड़े अपवाद के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। लंग्स के द्वारा अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त में परिवर्तित हो जाता है और यह अब इस नलीनुमा संरचना, इसके द्वारा यह तीसरे कक्ष में यहाँ पर प्रवेश करेगा, जिसे हम बायां अलिंद बोल रहे हैं। इस नलीनुमा संरचना को हम पल्मोनरी वेन बोलते हैं। पल्मोनरी वेन अर्थात यह शिरा होता है और शिराओं का कार्य होता है अशुद्ध रक्त को ले जाना, परंतु यह भी एक अपवाद के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह शुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य कर रहा है। अब यहाँ से सबसे पहले शुद्ध रक्त इस तीसरे कक्ष बायां अलिंद में प्रवेश करेगा। यहाँ से यह रक्त इस संरचना जो दरवाजे की तरह पाई जा रही थी, जिसे हम डाइकैस्पिड वॉल बोल रहे थे, इसके द्वारा यह हमारे चौथे कक्ष बायां निलय में यहाँ पर यह प्रवेश करेगा। और बायां निलय यह हमारे हृदय का सबसे मजबूत भाग होता है, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध रक्त इकट्ठे होते हैं। यहाँ से यह शुद्ध रक्त इस नलीनुमा संरचना आपको दिख रही है, यहाँ से होते हुए जिसे हम बोलते हैं महाधमनी आयोर्टा, यह अब यहाँ से शुद्ध रक्त निकलकर हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुँचता है रक्त वाहिनियों के द्वारा, और जिसके कारण हमें पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। निलयों के संकुचन के फलस्वरूप, अर्थात जिन्हें हम वेंट्रिकल बोल रहे थे, दायां निलय और बायां निलय, इन दोनों के संकुचन जिन्हें हम फैलना और सिकुड़ना बोलते हैं,
मैंने आपको बताया कि हमारा हृदय एक बार फैलता है और एक बार सिकुड़ता है, और ये प्रोसेस जो है, फैलने सिकुड़ने की क्रिया हमेशा ये होती रहती है। इसी के कारण ही हमारे रक्त वाहिनियों में एक दाब उत्पन्न होता है, प्रेशर पड़ता है, और इस प्रेशर को ही हम रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब के अंतर्गत 2 प्रकार के दाब पाए जाते हैं। पहला है प्रंकुचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा है अनुशीतलन दाब डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर के अंतर्गत 120 mmHg के रूप में हम इसे मापते हैं, वहीं डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर्गत हम इसे 80 mmHg के रूप में मापते हैं। आपको यह डायग्राम दिख रहा है, इसे हम स्फेग्नोमीनोमीटर बोलते हैं। इसके द्वारा ही हम रक्तदाब को माप सकते हैं। अर्थात मनुष्य में सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। जहां पर 120 सिस्टोलिक प्रेशर है, वहीं पे 80 डायस्टोलिक प्रेशर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पल्स रेट नाड़ी दाब। प्रंकुचन दाब और अनुशीतलन दाब अर्थात सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, इन दोनों के अंतर को ही हम पल्स रेट कहते हैं। जब हम इन दोनों दाब के अंतर को निकालते हैं तो हमें पल्स रेट प्राप्त होता है। जैसे 70/90 पर मिनट, यह हमारा एक सामान्य वयस्क का पल्स रेट होता है। वहीं अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में सबसे ज़्यादा पल्स रेट पाया जाता है। इस पल्स रेट को हम कलाई धमनी के द्वारा मापते हैं, जिसे हम रेडियल आर्टरी बोलते हैं। कलाई के द्वारा ही हम पल्स रेट को माप सकते हैं, और यह वृद्धों में 40 से लेके 45 पर मिनट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हृदय की ध्वनियाँ। हम बोलते हैं कि हमारा हृदय धड़क रहा है, परंतु यह धड़कन हमारे हृदय में उपस्थित अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, जिसे हम सुपर वेना कवा और इंफीरियर वेना कवा कहते हैं, इनके खुलने और बंद होने के कारण वहां पर लब और डब का आवाज उत्पन्न होता है। यह लब और डब आपस में मिलकर धड़कन का निर्माण करते हैं, और इन धड़कनों को हम आसानी से नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि यह अपश्रव्य ध्वनियां होती हैं। इनके अंतर्गत इनकी आवाज 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। इसीलिए धड़कनों को सुनने के लिए हमें स्टेथोस्कोप की सहायता लेनी होती है। परिसंचरण तंत्र के इस पूरे चैप्टर को हम एक बार पुनः रिवीजन करेंगे। इसके जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज का श्रेय विलियम हार्वे को जाता है। वहीं मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार रक्त आता है। हृदय को पंपिंग स्टेशन भी कहते हैं। साथ ही हृदय चारों तरफ से एक झिल्ली नुमा संरचना से घिरा हुआ होता है, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। धमनी के अंतर्गत केवल शुद्ध रक्त पाया जाता है, वहीं शिराओं के अंतर्गत केवल अशुद्ध रक्त पाया जाता है। फुफ्फुस महाधमनी यह एक अपवाद है, क्योंकि धमनियों का कार्य शुद्ध रक्त को ले जाना है, परंतु यह अशुद्ध रक्त को ले जाता है। वहीं फुफ्फुस महाशिरा यह भी एक अपवाद है, क्योंकि यह अशुद्ध रक्त को ले जाता है, परंतु यह शुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करता है। अशुद्ध रक्त सबसे पहले हृदय के पहले कक्ष दायां अलिंद में प्रवेश करता है, वहीं शुद्ध रक्त सबसे पहले हृदय का तीसरा कक्ष बायां अलिंद में प्रवेश करता है। और शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है, जिसे हम एरोटा बोलते हैं। फेफड़ा अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित होता है, इसलिए यह रक्त को शुद्ध करता है। वहीं मनुष्य का सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। रक्तदाब को मापने के लिए हमें स्फेग्नोमीनोमीटर का सहयोग लेना पड़ता है। वहीं पल्स रेट इसमें हम देखें तो वयस्क में 70/90 यह पल्स रेट सामान्य वयस्क का होता है। वहीं बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है यह पल्स रेट,
और सबसे कम यह वृद्ध में पाया जाता है। यहाँ पर 40 से 45 पर मिनट होता है। और मैंने बताया पल्स रेट को मापने के लिए हम कलाई धमनी को यूज करते हैं, जिसे हम रेडियल आर्टरी बोलते हैं। परिसंचरण तंत्र और सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, टॉपिक थे, उन सबको मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है और आप काफ़ी अच्छे से इसको समझे भी होंगे। आप मेरे इस चैनल साइंस गैलेक्सी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, साथ ही आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।